डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में बेसिकली हम अध्ययन करते हैं क्लाइमेट और क्लाइमेट सिस्टम का। क्लाइमेट किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है उसको भी हम डिटेल से जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। फिर हम जानेंगे कि एक जगह का क्लाइमेट दूसरी जगह के क्लाइमेट से किस तरह से अलग है, कि वर्ल्ड में कितने तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अध्ययन करें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का। और अभी करंट में काफ़ी डिस्कशन चल रही होती है क्लाइमेटिक चेंज की, कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है, उसको भी अंत में हम जानेंगे। परंतु सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लें, जो कि बार बार बाद में यूज़ होंगे। तो पहले ही उनका अच्छे से यहाँ पे अध्ययन कर लें, उसको सीख लें। तो इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, एन इंट्रोडक्शन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट दोनों काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं, और इनको डिसाइड करने वाले या इनको निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो भी एक है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विजिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। परंतु फिर भी इन दोनों में वेदर, जिसको हिंदी में मौसम कहते हैं, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जैसे हमें कुछ कहना है कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, या आज का मौसम बड़ा ही गर्म था, आज वर्षा का मौसम था, या आज का मौसम सुहावना है। परंतु हम ये कभी नहीं कहते आज की जलवायु बड़ी सुहावनी है या आज की जलवायु गर्म है। तो कहीं ना कहीं हमारे बातचीत से भी पता चल जाता है कि इनमें कुछ फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्या है? वेदर का मतलब होता है शॉर्ट टर्म वेरिएशन। ये कुछ घंटे का भी हो सकता है, एक दिन 2 दिन का भी हो सकता है, कुछ हफ्ते का भी हो सकता है। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसका शॉर्ट टर्म वेरिएशन क्या है, और ये हाईली वेरिएबल भी होगा। हाईली वेरिएबल का मतलब ये है कभी भी सडनली चेंज हो सकता है। अभी बारिश है, थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो सकती है, सनशाइन हो सकता है। अभी बिल्कुल स्थिर शांत मौसम है, थोड़ी देर में हो सकता है कि आंधी भी आ जाए, तूफान भी आ जाए। तो इसका हाईली वेरिएबल होगा, काफ़ी इसमें चेंजेस की गुंजाइश है, और ये शॉर्ट टर्म वेरिएशन है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की। जबकि दूसरी तरफ क्लाइमेट का मतलब है कि वेदर कंडीशन का सबका एग्रीगेट, यानी कि उसका टोटल, केवल शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कम से कम इसका 30 साल, 32 साल या 35 साल की हम एवरेज मानते हैं मौसम को, तब जाके ये कह सकते हैं कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है। जैसे हम ये कहें कि आज ये जून का महीना चल रहा है, तो हरियाणा के अंदर काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो गर्म मौसम है आज का। परंतु जब जलवायु की बात होगी तो हरियाणा की जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु। उपोष्ण कटिबंध का मतलब है कि गर्मी और सर्दी दोनों की ऋतु होती हैं। शुष्क या अर्ध शुष्क का मतलब है कि बारिश यहाँ पे कम आती है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि इसी दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाए, और इतनी बारिश हो जाए कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर वेट क्लाइमेट है, क्योंकि वो एक दिन बारिश हुई है। हम औसत लेते हैं 30 सालों का, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि यहाँ का जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु है। आज के दिन काफ़ी, जून महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे तो हॉट क्लाइमेट है, कि गर्म जलवायु है यहाँ पर, क्योंकि आज का मौसम गर्म है। परंतु ऐसा नहीं कहेंगे, इसमें भी हम 30 साल की औसत को देखेंगे कि यहाँ पर गर्मी भी आएगी और सर्दी का भी मौसम होता है, सर्दी की ऋतु भी होती है। तो गर्मी और सर्दी जहाँ दोनों होंगे तो उसको हम हॉट एरिया या उष्ण कटिबंध ना कहकर उसको उपोष्ण कटिबंध कहेंगे, तो उपोष्ण क्लाइमेट कहेंगे उसे। तो बार बार ये आ रहा था कि क्लाइमेट या वेदर किससे बना है, तो उसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल।
फिर इसके अलावा है ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, सनशाइन, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड। इसमें से बहुत से तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टेम्परेचर है। आज ज़्यादा टेम्परेचर है, किसी दिन कम टेम्परेचर होगा, ये हम डायरेक्ट फील कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन में आते हैं मेनली रेनफॉल। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है एयर प्रेशर, जो कि मौसम या क्लाइमेट को निर्धारित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, पर हम उसको डायरेक्ट अनुभव नहीं कर सकते हैं। एयर प्रेशर का मतलब है कि जितने भी हवा हमारे ऊपर है वो हम पर कुछ दबाव डाल रही है, उसका कुछ वजन है, वजन की वजह से दबाव डल रहा है, उस दबाव को कहते हैं एयर प्रेशर। पर हमारी बॉडी इसको या थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होगा तो हमारी बॉडी उसको अनुभव नहीं कर सकती है। परंतु क्लाइमेटोलॉजी में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा वहाँ पर आंधी तूफान आने की, बारिश आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे मौसम शांत रहेगा, कोई बादल नहीं होंगे, कोई हवा नहीं चलेगी। तो इसलिए एयर प्रेशर वेदर और क्लाइमेट का बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब जान लेते हैं कि मौसम या जलवायु के कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। अब सबसे पहले हम लेते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। हम अर्थ पर लोकेशन दिखाने के लिए उसको ईस्ट वेस्ट में ये लाइनें खींच के इस तरह से एंगल पर दिखाते हैं, जिसको कहेंगे अक्षांश। ये वास्तव में क्या होगी, भूमध्य रेखा से नॉर्थ और साउथ की दूरी का निर्धारण करने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची हुई हैं, जिन्हें हम अक्षांश कहेंगे। इसी तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ रन करती हुई कुछ रेखाएं होंगी, जिन्हें हम देशांतर कहेंगे, यानी कि लॉन्जिट्यूड। और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये जा रही हैं, इनको कहते हैं लैटिट्यूड। जलवायु के या मौसम के निर्धारण में इन लैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। धरती के बिल्कुल बीचों बीच ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट को जाने वाली रेखा को इक्वेटर कहेंगे, जिसको हिंदी में कहेंगे भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, और दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश को कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहेंगे आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ को कहेंगे नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ को कहेंगे साउथ पोल। ये इम्पोर्टेंट कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जो बार बार क्लाइमेटोलॉजी में यूज होंगे और किसी भी जगह के क्लाइमेट के निर्धारण में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर बने लंब से परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको भी जान ले, इसका क्या मतलब है। मान लो ये सूरज है और पृथ्वी इसके चारों तरफ परिक्रमा करती है। जिस रास्ते पर परिक्रमा करती है उसको कहेंगे कक्ष, और कक्ष पर बने परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री का अगर कोण बने तो उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। तो पृथ्वी झुकी हुई है अपने इस परपेंडिकुलर से, ये है 23.5 डिग्री। इसी झुकाव की वजह से पृथ्वी पर सीजन बनते हैं, यानी कि एक तो ये पृथ्वी का अपने कक्ष पर बने परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री के झुके होने की वजह से और सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने से सीजन बनते हैं। दिन और रात में अंतर आता है, इनके लेंथ में अंतर आता है, तथा किसी भी जगह की जलवायु या मौसम को प्रभावित करने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम देख लें कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड। जनरली इक्वेटर पर सारा साल लंबवत किरणें पड़ती हैं, पर ये थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस है। जैसे कि जब हमारे यहाँ पे गर्मी होती है जून जुलाई के मौसम में, पृथ्वी के ये 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से लंबवत किरणें पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। दिसंबर के महीने में
जब हमारे यहाँ पर सर्दी होती है, सीधी किरणें पड़ती हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और सितंबर मंथ में सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं इक्वेटर पर। तो ये स्थिति मंथ वाइज चेंज होती रहती है, परंतु हम देखें कि इक्वेटर पर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही किरणों का एंगल रहेगा। जब लंबवत किरणें पड़ती हैं, इनकी 90 डिग्री पर जब किरणें पड़ रही हैं या 70 डिग्री पे पड़ रही हैं, 66.5 डिग्री पे पड़ रही हैं, तो क्या है, उस जगह पर धरती को ज़्यादा गर्मी मिलेगी। जहाँ पर किरणों का झुकाव कम होगा, जैसे उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे नॉर्थ पोल में देखते हैं 23.5 डिग्री, और दक्षिण में तो इस समय पर सूरज की किरणें है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर 6 महीने तक सूरज की किरणें ही नहीं पड़ेंगी। जब सूरज दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगा तब यहाँ पे किरणें पड़ेंगी और उसका झुकाव होगा 23.5 डिग्री, जैसे कि नॉर्थ में है। यानी कि एक तरह से हम देखते हैं कि अक्षांश से 0 से जैसे ऊपर के अक्षांश में जाते हैं, 90 डिग्री तक जाते हैं, तो सूरज की किरणों का झुकाव कम होता जाता है। अब इस सूरज की किरणों का झुकाव कम होने की वजह से क्या होगा, जहाँ पर किरणें लंबवत होंगी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी मिलेगी, जहाँ पर तिरछी किरणें होगी वहाँ पर कम गर्मी मिलेगी। अब इसको हम अपने रोज़मर्रा के जीवन से देखें, जो हमें एक्सपीरियंस करते हैं, सुबह और शाम को हमें कम गर्मी मिलती है सूरज से, जबकि दोपहर के दिन मैक्सिमम गर्मी मिलती है। उसकी वजह ये, सूरज दोपहर को बिल्कुल 90 डिग्री पे, यानी हमारे सिर के ऊपर होता है, और सुबह और शाम होराइजन पे होगा, यानी कि ये 23.5 डिग्री या लंबवत किरणें नहीं है, तिरछी किरणें पड़ेंगी। तिरछी किरणें कम गर्मी देती है, लंबवत किरणें ज़्यादा गर्मी देगी। अब उसकी वजह क्या है? 2 वजह हैं। एक तो जब लंबवत किरणें होंगी, जैसे कि यहाँ पर, वो कम एरिया पर पड़ती, तो कम एरिया को उसको गर्म करना पड़ता है, तो वहाँ पर कंसंट्रेट रहती है एक जगह पर, तो ज़्यादा गर्मी कर देगी। जबकि तिरछी किरणें ज़्यादा एरिया के ऊपर गिरती है और वो उसको ज़्यादा एरिया को गर्म करना पड़ता है, तो पर यूनिट एरिया में कम गर्मी मिलती है। सुबह और शाम को देखें तो हमारी परछाई होगी वो लंबी बनती है, और दोपहर को बहुत थोड़ी सी छोटी सी परछाई बनती है। उसकी वजह ये है, दोपहर के वक्त जब 90 डिग्री पर सूरज की किरणें हैं तो वो थोड़े एरिया पे पड़ती हैं और थोड़े एरिया को गर्म करना पड़ता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट वजह है कि तिरछी किरणों को वायुमंडल की, जैसे ये मान लीजिए ये वायुमंडल यहाँ इतना दिखाया हुआ है, वायुमंडल की ज़्यादा मोटाई से गुजरना पड़ता है, ये देखें यहाँ पर। और जब 90 डिग्री पर है, सीधी है, तो उसको वायुमंडल की कम मोटाई से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम मोटाई से गुजरना पड़ेगा, इस जगह पर वायुमंडल की ज़्यादा मोटाई से गुजरना पड़ता है, ज़्यादा वायुमंडल को क्रॉस करना पड़ेगा। जब ज़्यादा वायुमंडल को क्रॉस करते हैं तो रास्ते में वायुमंडल के गैसों के कण मिलेंगे, धूली कण होंगे, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। स्कैटरिंग का मतलब है किरणों का बिखराव। इस स्कैटरिंग की वजह से ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ की किरणें वहाँ पर गैस के कणों से टकरा के बिखर जाती है और नीला रंग ऊपर ही बिखर जाता है और हमें वो नीला रंग दिखाई देता है। तो ये स्कैटरिंग ज़्यादा होगी अगर ज़्यादा गैस के कणों या ज़्यादा धूली कणों में से प्रवेश करके उसको जाना पड़ेगा। तो क्योंकि तिरछी किरणों को ज़्यादा वायुमंडल की मोटाई से क्रॉस करना पड़ता है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और बहुत ही कम इंसोलेशन होगी जो धरती तक पहुँचेगी और वो कम गर्मी लेके आएगी। यही वजह है कि सुबह शाम हमें कम गर्मी मिलती है और दोपहर के वक्त ज़्यादा गर्मी मिलती है। किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करने में जल और स्थल के विस्तार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसकी 4 वजह हैं। पहली बात तो ये है कि सूरज की किरणें जब धरती पे पड़ेंगी तो उसको केवल सरफेस के एरिया को ही गर्म करना पड़ेगा, वो अंदर तक काफ़ी गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकती। जबकि जब वो पानी पर गिरती हैं सूर्य की किरणें तो काफ़ी अंदर तक प्रवेश कर सकती हैं और काफ़ी अंदर तक उसको गर्म करना पड़ता है। तो जाहिर है धरती को जल्दी गर्म कर देंगे बजाय कि पानी के, समुद्र के, झीलों के या सागर के। दूसरी वजह ये है कि लैंड बनी होती है रेत की, सैंड या रॉक्स की। सैंड की स्पेसिफिक हीट है वो कम होती है बजाय कि
पानी के। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है? 1 यूनिट रेत ले लें, उसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करें। मान लो यहाँ पे सैंड का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको हम इतनी हीट दें यहाँ से उसका टेम्परेचर हो जाए 26 डिग्री सेल्सियस तक। तो 1 यूनिट रेत का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने में जितनी हीट लगेगी उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट। तो ये स्पेसिफिक हीट लैंड की कम है और वाटर की ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि लैंड थोड़ी सी ही गर्मी मिलने से इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, परंतु पानी को उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। जब लैंड ठंडी होती है तो उसको वो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी क्योंकि वो कम ही हीट एब्जॉर्ब करती है, जबकि पानी देर से ठंडा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए कहा जाता है समुद्र देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं, और लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इस फिनोमेना का असर पड़ेगा पूरे के पूरे क्लाइमेट सिस्टम पे कि जो एरिया समुद्र के नज़दीक होंगे वहाँ पर देखते हैं हम सम जलवायु मिलेगी, और यानी कि मैरीटाइम क्लाइमेट कहते हैं उसको, यानी कि वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। पर दूसरी तरफ लैंड पर जो समुद्र से दूर होंगे वहाँ पर ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होगी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होगी। यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं होती, यानी कि जो लैंड यहाँ पे गर्म होगी तो यही गर्म है। ऐसा नहीं है कि कोई ठंडा पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, परंतु पानी में, ओशन के अंदर, सागर के अंदर यहाँ पर कुछ गर्म कर दिया ये एरिया तो ठंडा पानी इधर से आ जाएगा, फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर ठंडा आ जाएगा उसको गर्म करना पड़ेगा। तो पूरा एक सिस्टम को नीचे तक गर्म करना पड़ता है। तुलनात्मक रूप से देर से गर्म होगा सागर, समुद्र, ओशन बजाय की धरती के। चौथी वजह है लैंड के ऊपर लेस इवेपोरेशन होता है, जबकि ज़्यादा इवेपोरेशन होगा सागर पर। इवेपोरेशन का मतलब है पानी वाष्प बन के उड़ता है, और इवेपोरेशन के दौरान कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर इसका एक कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से ये देर से गर्म होंगे समुद्र, और यहाँ पर कम इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट कम होगा और लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी। तो इन्हीं के जो डिफरेंशियल हीटिंग हो गई, इसी वजह से लैंड और सी के अलग अलग ढंग से, अलग अलग मात्रा में गर्म या ठंडे होने की वजह से 2 तरह के क्लाइमेट सिस्टम निकल के आते हैं। एक तो कहेंगे मैरीटाइम क्लाइमेट और दूसरा हो गया कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। मैरीटाइम क्लाइमेट का मतलब है जो सागर के पास है कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। कॉन्टिनेंटल का मतलब है जैसे अपने हरियाणा में पड़ती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी, क्योंकि ये ओशन से या सागर से काफ़ी दूरी पर है। मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर मैरीटाइम क्लाइमेट है, न गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं होगी। अब जान लेते हैं अगले फैक्टर को। इसमें है समुद्र तल से ऊंचाई, जिसको एल्टीट्यूड भी कहेंगे। हिल्स प्लेन के मुकाबले ठंडी होंगी, उसकी वजह क्या है? हम देखते हैं कि धरती पर हीटिंग का सोर्स है सन। तो जो सन के नज़दीक हैं, हिल्स जाहिर है सन के नज़दीक है बजाय कि प्लेन एरिया के, फिर भी हिल्स ठंडी क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि सन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करता है, बल्कि पहले वो अर्थ को गर्म करेगा सरफेस, फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है। तो एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जो अर्थ से जितना ज़्यादा दूरी पर होगा उतना ही ठंडा होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस पर यहाँ पर ज़्यादा हीट होएगी और यहाँ पर जो हिल्स के ऊपर वहाँ पर कूल क्लाइमेट होगा। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है, जिसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये बार बार आगे इस्तेमाल होगा नॉर्मल लैप्स रेट, तो इसको अच्छे से याद भी कर ले और जान भी ले। ऊपर जाते जाते क्यों ठंड होगी? उसकी वजह ये है कि सन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करता है, पहले वो अर्थ को, सरफेस को गर्म करेगा, सरफेस फिर वायुमंडल को गर्म करेगा। तो वायुमंडल का वो हिस्सा जो समुद्र तल से जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना ज़्यादा
ठंडा होगा। यही वजह है कि हिल्स की चोटियों पर आइस कैप्स मिलती हैं। अब इसकी क्या वजह है कि सन डायरेक्ट वायुमंडल को गर्म नहीं करता बल्कि अर्थ को गर्म करता है। तो इसको आने वाले क्लासेस में भी हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर जान लें, जो सन पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो बहुत लघु तरंगे पैदा करता है, छोड़ता है। यानी कि जो हीट आती है वो लघु तरंगों के शॉर्ट वेव्स की रूप में आती है। ये शॉर्ट वेव में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है इसमें। पृथ्वी का वायुमंडल इनको कैप्चर नहीं कर पाता, तो पृथ्वी के वायुमंडल से भेदती हुई ये धरती के सरफेस पे आ जाएगी। पृथ्वी के सरफेस को ये गर्म कर देगी। अब ये भी वार्म हो गया, सरफेस भी वार्म हो गया। अब वार्म होगा परंतु ये उतना गर्म नहीं है जितना कि सन था, तो ये भी तरंगे छोड़ती है, पर ये तरंगे छोड़ती है लॉन्ग वेव्स के तौर पर। अब ये लॉन्ग वेव्स में कम एनर्जी होती है, लेस एनर्जी है ये लेस एनर्जी। अब वायुमंडल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा इस एनर्जी को, और वायुमंडल गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से वायुमंडल को गर्म करने में सन का रोल है, परंतु पहले सन अर्थ को गर्म करेगा, अर्थ फिर वायुमंडल को गर्म करेंगे। शॉर्ट वेव्स का मतलब है कि ये जैसे एक तरंग है, इसको कहेंगे श्रिंग, इसको कहेंगे गर्थ। तो एक श्रिंग से दूसरे श्रिंग के बीच के जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ, उल्टे बाई लैम्डा के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो लॉन्ग वेव्स है, अगर ये डिस्टेंस कम है तो वो शॉर्ट वेव्स है। इसको आगे आने वाली क्लासेस में भी और आगे डिटेल से जानेंगे। अभी इतना ही जान लें, सूरज से निकलने वाली किरणें लघु तरंगों के रूप में होती है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी और वायुमंडल को भेदती हुई धरती तक पहुंचती है। धरती को उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और धरती गर्म हो जाएगी। फिर धरती गर्म होने पर तरंगे छोड़ेगी, पर क्योंकि धरती कम गर्म है इसलिए वो लंबी तरंगे छोड़ती है। लंबी तरंगों में कम एनर्जी होगी और वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पानी के जो वाटर कंटेंट है और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वायुमंडल को गर्म कर देंगे। किसी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करने में ये सेमी परमानेंट हाई और लो प्रेशर बेल्ट का भी बड़ा रोल होता है। जैसे पहले भी बताया था, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पे मौसम काम होगा, शांत होगा। जहाँ पे लो प्रेशर आएगा वहाँ पर रेन हो सकती हैं, स्टॉर्म आ सकते हैं, साइक्लोन आ सकते हैं और वहाँ पर मौसम में डिस्टरबेंस होगी। तो पूरी धरती के ऊपर लो प्रेशर और हाई प्रेशर की एक बेल्ट मिलती है। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश के आसपास, इसे 5 डिग्री उत्तर या दक्षिण में, जिसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स भी कहते हैं, ये लगातार यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ सारा साल बारिश होती रहती है इसमें। इसी तरह से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पर मौसम शांत रहेगा, कोई बारिश नहीं होगी। और इसलिए यहाँ पे देखें, ये सहारा का डेजर्ट है, अरेबिया का डेजर्ट, ये इसी बेल्ट के अंदर पड़ रहा है। यहाँ पे कालाहारी का डेजर्ट, न्यूबी डेजर्ट, ये इसी बेल्ट पे पड़ रही है क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से बारिश नहीं होती। इसी तरह से 60 डिग्री ये नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ का ये लो प्रेशर बेल्ट है और फिर यहाँ पर पोल के ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट है। ये प्रेशर बेल्ट क्यों बनती हैं, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इतना ही जान लें, जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ पे शांत मौसम होगा, वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी, डेजर्टिक कंडीशन होगी, ड्राई कंडीशन होगी। जहाँ पर लो प्रेशर है वहाँ पर बारिश होती रहेगी और वेट कंडीशन होगी। किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करने में वायु राशि का भी अहम रोल है। वायु राशि का मतलब है बहुत बड़े इलाके में चलने वाली एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की वायु। यानी कि अगर इधर से ये कोई वायु आ रही है, नॉर्थ से ये पोल से कोई वायु आ रही है, पोल पर सर्दी है यानी कोल्ड है, और लैंड से भी आ रही है, वहाँ पर लैंड का मतलब ड्राई है, तो वहाँ पे ड्राई वायु और
ठंडी वायु आ रही है तो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कोल्ड एंड ड्राई कर देगी। अगर समुद्र के ऊपर से ठंडे इलाकों से अगर कोई वायु राशि आ रही है तो वहाँ का मौसम वो कोल्ड तो रहेगा ही क्योंकि ठंडी वायु राशि है, परंतु वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिड कर देगी। किसी भी एरिया में अगर गर्म इलाकों से कोई वायु राशि जा रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज कर देगी, और अगर ड्राई एरिया से भी आ रही है तो वहाँ पर शुष्क ड्राई हो जाएगा। अगर वेट एरिया से कहीं से गर्म और वेट आ रहे तो वहाँ पे ह्यूमिड होएगी और रेनफॉल कर सकती है ऐसी वायु राशि। तो ये वायु राशियों पे किसी भी जगह का जो मौसम होगा, क्लाइमेट होगा, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी वायु राशि उसके ऊपर से, उसके पास से जा रही है। वायु राशियों को भी आगे हम एक अलग से चैप्टर में डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। वायुमंडलीय विक्षोभ या एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस का मतलब है कि साइक्लोन सिस्टम का पैदा होना। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार साइक्लोन सिस्टम पैदा होते रहते हैं, जैसे मिड लैटिट्यूड नॉर्थ में, नॉर्थ के ये मिड लैटिट्यूड एरिया है, वहाँ पर साल भर साइक्लोन पैदा होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौसम ह्यूमिड होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगी। इसके बनने की वजह क्या है, इसका भी एक अलग से चैप्टर है, उसके अंदर हम इसको डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। सागरीय धाराएं, जिन्हें ओशन करंट्स भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पर साल भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है। पर ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल पर तिरछी किरणें पड़ती हैं सूरज की, जिसकी वजह से यहाँ पर कम हीट पहुंचती है और यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। अब हाई टेम्परेचर से पानी, यहाँ का गर्म पानी ध्रुवों की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा और ध्रुवों से ठंडा पानी दक्षिण की तरफ आ जाएगा। यही सिस्टम दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। गर्म पानी ध्रुवों की तरफ जाएगा और वहाँ से ठंडा पानी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आएगा, और इस तरह का एक नेचुरल सिस्टम पैदा हो जाता है धरती पर, जहाँ पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर का स्थानांतरण होता रहता है। ये एक ऐसा सिस्टम जल धाराओं में, सागरीय धाराओं की वजह से ये होता है। तो जिन इलाकों से गर्म जल धारा जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब ये परफेक्ट एग्जांपल इसको लेते हैं। इस एरिया में देखें, ये उत्तरी ध्रुव के पास का एरिया है। यहाँ पर ये जो गर्म जल धारा गई थी, और ये गर्म जल धारा नॉर्वेन करंट की वजह से ये नॉर्वे के तट के पास जाती है और यहाँ पर मौसम को गर्म रखती हैं, सागर के तापमान और आसपास के तापमान को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो समुद्र है जमता नहीं है। परंतु इसके दूसरी तरफ यहाँ देखें, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये एक जलधारा आती है। ये जलधारा है जिसे लैब्राडोर की जलधारा कहते हैं। ये ठंडी है। ये ठंडी होने की वजह से इस तरफ से यहाँ पर समुद्र जमा रहता है सर्दियों में, और यहाँ पर पूरा साल ये खुला रहेगा इस तरफ से। ये सारा का सारा है गर्म जलधारा की वजह से ही। जिन इलाकों में ठंडी जलधारा आती है, जैसे ये ठंडी जलधारा है या यहाँ पर ये ठंडी जलधारा है, वहाँ का तापमान को, आसपास के तापमान को तो कम करेगी ही करेगी, परंतु ठंडी जलधारा कभी भी अपने आसपास के इलाकों में बारिश नहीं करती है। तो जहाँ जहाँ ठंडी जलधारा चलती है वहाँ आसपास डेजर्टी कंडीशन यानी कि बड़ी ड्राई कंडीशन मिलेगी। जैसे यहाँ देखें, कैनरी की ठंडी जलधारा आ रही है तो ये डेजर्ट है, इसके पास डेजर्ट है। यहाँ पे बेनेगुला की ठंडी जलधारा जा रही है तो यहाँ भी डेजर्ट है। यहाँ पेरू की ठंडी जलधारा चाह रहे हैं तो यहाँ पे पेरू डेजर्ट यहाँ पर होगा। जहाँ जहाँ गर्म जलधारा जाएगी वहाँ पर तापमान बढ़ेगा, बारिश होगी। अब ये ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है गर्म जलधारा, तो इस जगह पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। परंतु वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इस एरिया में देखें, ये ठंडी जलधारा जा रही है, जिसकी वजह से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डेजर्टिक कंडीशन है। तो ये सागरीय धाराओं का वहाँ के तापमान और वर्षा पर प्रभाव पड़ता है।
अगला पॉइंट देखते हैं माउंटेन बैरियर। जैसे डायग्राम में समझाया हुआ है, विंड की डायरेक्शन है ये, तो इसको कहते हैं, ये वाले जो साइड होगी इसको कहते हैं विंडवर्ड साइड, और जो दूसरी तरफ की साइड है उसको कहते हैं लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड ये टर्म अच्छी तरह से समझ लें। मान लो यहाँ से समुद्र के ऊपर से, समुद्र है, यहाँ पर गर्म जलधारा चल रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, और इसके ऊपर से जो भी ये विंड जा रही है ये मॉइस्चर ले लेंगी। जैसे ये आगे की तरफ पहुँचती है तो यहाँ पर पर्वतीय अवरोध मिलता है, तो इनको फोर्सफुली ऊपर की तरफ उठना पड़ता है। कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट आ जाती है। तापमान में जैसे यहाँ पे विंड ऊपर उठेगी, ऊपर तापमान में गिरावट आने की वजह से, और यहाँ पर ऊपर उठने से वो फैलती भी हैं, दूर दूर भी हो जाएंगी, क्योंकि सरफेस पे हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर होने की वजह से कोई भी एयर है दूर की वो कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी कंप्रेस्ड एयर मिलती है ये, और ऊपर के जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं प्रेशर लो हो जाता है। ऊंचाई पे जाने पे लो इसलिए होगा कि प्रेशर होगा, जितने भी हमारे ऊपर एयर है उसका वज़न सबसे ज़्यादा समुद्र तल पे पड़ रहा है। पर जैसे हम यहाँ पहुँच गए, इसके ऊपर इतनी एयर रह गई तो वहाँ पर कम वज़न होगा उस एयर का इसके ऊपर, तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर होगा तो जो थोड़ी सी हवा है यहाँ पे तो कंप्रेस थी, पर यहाँ पे ये दूर दूर फैल जाएगी। तो हवा के फैलने से भी वो जो टेम्परेचर इतनी हवा में था वो फैल के इतने ज़्यादा हवा में हो गया है, इतने ज़्यादा स्पेस में हो गया है, तो तुलनात्मक रूप से पर यूनिट एरिया में तापमान में गिरावट आ गई। तो दो वजह से, एक तो ऊपर जाते हैं तो तापमान में वैसे ही कमी होगी, दूसरी वजह है कि हवा वहाँ पे फैल जाएगी, हवा फैलने से ठंडी होगी। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान में कर लें कि हवा जब ऊपर से नीचे उतरेगी तो हवा कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होने से हवा गर्म हो जाएगी, और गर्म होने से वो कभी भी बारिश नहीं करेगी, नो रेनफॉल। तो इसलिए ऊपर से नीचे उतरती हुई वायु कभी बारिश नहीं करती है। पर हवा जब नीचे से ऊपर की तरफ उठती है तो ये फैल जाएगी, फैलने की वजह से कूलिंग होगी, कूलिंग होने से इसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो जाएगी और क्लाउड बनेंगे और बारिश करेगी। तो हमेशा ऊपर उठती हुई हवा बारिश करेगी। तो बार बार ये आगे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लें। नीचे उतरती हुई हवा कभी बारिश नहीं करेगी, ऊपर उठती हुई हवा बारिश कर सकती है। तो ये यहाँ पर हवा फोर्सफुली ऊपर उठेगी, इन वजह से यहाँ पे क्लाउड बनेंगे, बारिश होगी, और यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होगी, वेजिटेशन होगी। पर जब ऊपर उठ के हवा क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाएगी तो क्या हवा ऊपर से नीचे उतर रही है, नीचे उतरने से क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने से हवा कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, कोई कंडेंसेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, कोई बारिश नहीं होगी। तो ये इसको कहेंगे रेन शेडो एरिया, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी, और डेजर्टिक कंडीशन, एरिड या सेमी एरिड कंडीशन होगी लीवर्ड साइड पर। विंडवर्ड साइड पर वेट कंडीशन होगी। और अपने इंडिया में देखें तो दक्षिणी में यहाँ पर देखें तो ये सारा वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पर अरेबियन सी से जो वायु इधर जाएंगी तो यहाँ विंडवर्ड साइड पे इस डायरेक्शन में काफ़ी बारिश करेंगी, और ये जो इंडिया का बीच का ये एरिया पड़ गया वेस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ, ये सारा का सारा रेन शेडो ड्राई एरिया है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ हिमालय, ग्रेट हिमालय, यहाँ पर पवनें टकराकर सारी इसी तरफ बारिश कर देंगी, तो इसके जो क्रॉस करेंगे लद्दाख का रीजन आ जाएगा, जो रेन शेडो एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो इस तरह से देखें तो हमने एक एक फैक्टर को जो वायुमंडल को प्रभावित करता है उसको हमने एक ब्रीफली उसको स्टडी किया है, और इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से गो थ्रू हो जाएं, यहीं पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और यही कॉन्सेप्ट बार बार आगे यूज़ होंगे पूरे हम क्लाइमेट सिस्टम का जब हम अध्ययन करेंगे। में
ये जितने भी डायग्राम मैंने इस अपने लेक्चर में दिखाए हैं वो अलग अलग जगह से, वेबसाइट से मैंने लिए गए हैं, उनके कुछ रेफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो स्टूडेंट्स इनको भी देख सकते हैं।